अरे भाई, सोलो लेवलिंग रेग्नोर के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आखिरकार हम लोग एक नई जर्नी शुरू कर रहे हैं। और हाँ, अगर तुमने सोलो लेवलिंग सीजन 3 और सीजन 4 के वीडियो नहीं देखे तो पहले जाके वो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब वो खत्म हो जाए फिर इस वीडियो पर आना, वरना आधी बातें समझ में नहीं आएंगी। ये रेग्नोर की कहानी बेसिकली संग जिन्वो के बेटे संगसू की है। मतलब सोलो लेवलिंग का जो मेन स्टोरी लाइन था वो खत्म होने के बाद की कहानी यहाँ से शुरू होती है। और ट्रस्ट मी, स्टोरी के मामले में ये और भी ज्यादा धमाकेदार है। शुरुआत में हम देखते हैं कि सोलो लेवलिंग यूनिवर्स में पहले हमें बस एक ही गॉड के बारे में बताया गया था, एब्सोल्यूट बीइंग। लेकिन रेग्नोर के स्टार्टिंग में पता चलता है कि गॉड सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल डायमेंशंस में बहुत सारे हैं। हर गॉड के पास उतनी ही पावर है और सेंचुरीज से ये लोग नए यूनिवर्स बनाते आ रहे हैं। लेकिन इतना क्रिएशन करने के बाद ये बोर हो गए थे, तो एंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने वॉर करवाना शुरू कर दिया। अपने ही बनाए हुए सोल्जर्स को एक दूसरे से लड़वाते, मरते देखते और बस मजे लेते थे। फिर एक दिन बड़ा ट्विस्ट आता है। पहली बार हिस्ट्री में एक गॉड अपने ही क्रिएशंस रूलर्स के हाथों मारा जाता है। यही एब्सोल्यूट बीइंग था जिसकी कहानी हम पहले देख चुके हैं। उसके मरने के बाद बाकी डायमेंशंस के गॉड्स ने इस दुनिया पे नजर रखना शुरू किया। कुछ को बस एंटरटेनमेंट चाहिए था, लेकिन कुछ गॉड्स पावर के पीछे पड़ गए। वही पावर जो ऐशबॉर्न से जिन्वो तक पहुंची थी। अब बिना गॉड के ये दुनिया चल रही है और बाकी गॉड्स इस पावर के लिए कॉम्पिटिशन में। इसी के साथ स्टोरी संगसू पर शिफ्ट होती है। हम देखते हैं कि उसे हैंकॉक आर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, जिससे वो तो खुश है लेकिन उसके दोस्त जल रहे हैं। फिर एंट्री होती है योंगचुल नाम के बंदी की, जो पहले भी पंगा ले चुका है। दोनों के बीच थोड़ी नोकझोंक होती है और क्लासमेट्स गॉसिप करने लगते हैं कि संगसू के पेरेंट्स नहीं है, लेकिन वो फिर भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है। अचानक योंगचुल का गुस्सा फूट जाता है और वो संगसू पर हमला करता है। संगसू तुरंत काउंटर करता है और नी स्ट्राइक मारता है, लेकिन योंगचुल को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो एक ऐसा पंच मारता है कि संगसू भी डर जाता है। इसके बाद सीधा 2 साल का टाइम स्किप होता है। अब संगसू कॉलेज में सेकेंड ईयर में है। एक दिन वो कॉलेज जाता है और नोटिस करता है कि मेन बिल्डिंग के सामने एक डंजन ब्रेक हो चुका है। गेट के अंदर हंटर्स पहले ही चले गए हैं और सारे स्टूडेंट्स को साइड बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है। यहीं से अगला बड़ा सीन सेट होता है। तो सुन भाई, सिचुएशन कुछ ऐसी है। कॉलेज के बाहर डंजन ब्रेक हुआ पड़ा है और लोग इधर उधर घबरा रहे हैं। कोई पूछता है हंटर्स गए हुए कितना टाइम हो गया, तो सामने से जवाब आता है 8 घंटे हो चुके हैं यार। फिर कोई बोलता है लगता है डी रैंक का गेट है, जल्दी निपटा लेंगे। अब अगर तूने मेरा सोलो विंग सीरीज देखा है तो याद होगा जिन्वो ने रिकार्डिनेशन यूज करके टाइम को 10 साल पीछे किया था। लेकिन अब वो 10 साल खत्म हो गए और डंजन ब्रेक फिर से नॉर्मल तरीके से शुरू हो गए। मतलब अब फिर से वही खतरे, वही गेट्स। संगसू मन में सोचता है फिर एक और गेट खुल गया। 3 साल पहले जब पहला गेट खुला था तब से दुनिया ही बदल गई थी। मंगा में फिर सेटअप समझाया जाता है। गेट्स असल में पोर्टल्स होते हैं जो डंजन से जुड़े रहते हैं और इनके अंदर मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं। 3 साल पहले पहला गेट खुला और तभी इंसानों में बदलाव शुरू हुआ। अचानक ऐसे लोग सामने आने लगे जिनके पास मैजिक यूज करने की एबिलिटी थी। इन्हें कहते हैं अवेकेंड। संगसू को इससे पहले नहीं पता था, लेकिन अब वो ये समझ चुका है कि इस नई दुनिया में केओस ही नॉर्मल है। और फिर आता है वो बंदा जिनचल, जिसने हंटर एसोसिएशन बनाई, सारे अवेकेंड लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और डंजन ब्रेक रुकने का जिम्मा लिया। अब हंटर होना इस दुनिया में एक ऑफिशियल प्रोफेशन है। मॉन्स्टर से लड़ो, गेट्स बंद करो, दुनिया बचाओ। दुनिया 2 हिस्सों में बट गई, अवेकेंड और नॉन अवेकेंड। अवेकेंड के पास पावर है, नॉन अवेकेंड चाहे कितनी भी मेहनत कर ले कभी वैसा नहीं बन सकता। और इस गैप के बीच में संगसू फंसा है। वो नॉन अवेकेंड है, उसके पास पावर नहीं, पेरेंट्स नहीं, और जीने के लिए उसे किसी अवेकेंड पे निर्भर रहना पड़ता है। वो अपने पुराने टाइम को याद करता है। वो सपना जब वो 100 टेबल तक पहुंच गया था, पावर हासिल कर ली थी, लेकिन फिर सब गायब हो गया। वो सोचता है माँ हमेशा कहती थी कि मैं डैड जैसा दिखता हूं, अगर डैड होते तो क्या करते। और तभी उसे लगता है कि किसी ने पीछे से उसका नाम लिया, संग जिन्वो। लेकिन रियलिटी में वो उसका आर्ट टीचर था, जो नोटिस करता है कि संगसू ने एक ह्यूमन साइज एंट की ड्राइंग बनाई है बिना जाने की क्यों। अगर तुझे याद हो, ये वही बैरू है जिसकी मेमोरी और संगसू की पावर्स पहले ही इरेज कर दी गई थी। फिर सीन कट होता है गेट के अंदर। सारे हंटर्स मिशन खत्म करके बाहर आ जाते हैं। वॉलंटियर बोलता है डॉक्टर किम जोंगसू, आपने बहुत अच्छा काम किया। किम जोंगसू कहता है हाँ, मिशन सक्सेसफुल था, लेकिन मुझे एसोसिएशन के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी। वो बताता है कि अंदर उन्होंने एक नया बीस्ट टाइप देखा, ह्यूमन जैसा, जिसके मुंह और आंखों से नीली आग निकल रही थी। अटैक बहुत स्ट्रांग नहीं था, लेकिन एक ने उसे हल्का सा स्क्रैच दे दिया। बाकी हंटर्स चिल कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि नया बीस्ट उतना खतरनाक नहीं। लेकिन जैसे ही किम जोंगसू आगे बढ़ता है, उसके पैर के स्क्रैच से नीली आग बाहर निकलने लगती है और वहीं पर सीन सस्पेंस में कट हो जाता है। तो सीन वहीं से उठता है। किम जोंगसू वहीं पे रुक जाता है, सबके चेहरे पे शॉक, और अचानक वो जोर से चीखने लगता है। उसके मुंह से नीली आग निकलती है और इससे पहले कि कोई समझे क्या हो रहा है, वो सामने वाले वॉलंटियर पे टूट पड़ता है और उसे चबा चबा के खाने लगता है। हंटर्स पूरी तरह सस्तब्ध। अब ये भी हुआ क्या? सेकंड्स में वो पूरा बीस्ट मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया हो। कोई बोलता है ये ब्लू फ्रेम तो उसी डंजन वाले बीस्ट से आ रही है,
लेकिन इससे पहले कि वो और बोले, जोंगसू वहीं उसी आदमी को बर्बर तरीके से खत्म कर देता है। पास खड़े लोग दहशत में भागने लगते हैं, जितनी दूर गेट से जा सके उतनी दूर। और फिर असली लीडर समझ में आता है। जिसे भी ये लोग काट रहे हैं, स्क्रैच दे रहे हैं, वो भी बीस्ट में बदलने लगता है। पूरा माहौल ज़ॉम्बी मूवी जैसा हो जाता है। कट होता है संगसू के आर्ट क्लास पे। बाहर हंगामा सुनाई दे रहा है तो वो सोचता है, क्या चल रहा है ये, सब लोग उस तरफ क्यों भाग रहे हैं। वो बाहर जाता है और देखता है कि लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और हर किसी की आंखों और मुंह से वही ब्लू फ्लेम निकल रही है। उसके दिमाग में सवाल, ये लोग बीस्ट हैं या इंसान, कहीं डंजन ब्रेक तो नहीं हुआ। उधर क्रिएचर्स की गिनती तेजी से बढ़ रही है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। संगसू कहता है, हम यहां खड़े क्यों हैं, भागना चाहिए। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं, नहीं नहीं वेट करो, हंटर्स आने वाले हैं। फिर वो नोटिस करते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग की छत पर एक बीस्ट खड़ा है और इससे पहले कि कोई रिएक्ट करे, वो खिड़की तोड़ के सीधा क्लासरूम में कूद पड़ता है। संगसू चिल्लाता है, सब लोग भागो। भीड़ में भगदड़ मच जाती है, लेकिन एक लड़की फर्श पर पड़ी है, उसके पैर में बुरी तरह चोट लगी है, वो हिल भी नहीं पा रही है। वो मदद मांगती है, लेकिन सब भाग जाते हैं। संगसू भी दौड़ पड़ता है, कहता है मैं हंटर को बुलाकर आता हूं। लेकिन भागते भागते सोचता है, मैंने क्या कहा अभी, हंटर को बुलाना मतलब उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देना, क्योंकि यहां आसपास कोई हंटर नहीं है। अंदर ही अंदर वो खुद से लड़ रहा है, मैं नॉन अवेकेंड हूं, मेरे पास पावर नहीं, लेकिन क्या ये सिर्फ मेरा बहाना है, शायद मैं कुछ कर सकता हूं। वो घबराहट में आंखें बंद करता है और अपने डैड संग जिन्वो को याद करता है, अगर वो होते तो क्या करते। और तभी उसे लगता है कि जिन्वो वहीं खड़े उसे देख रहे हैं, लेकिन रियलिटी में मॉन्स्टर उस लड़की के बिल्कुल पास आ चुका है। तभी संगसू के सामने कुछ ब्लरी सा नोटिफिकेशन पैनल फ्लैश होता है, जो वो ठीक से पढ़ नहीं पाता। उसे याद आता है वो सपना, जो असल में एक गेम जैसा था, एक अजीब जगह, ट्रेनिंग, लेवल अप, मॉन्स्टर्स को हराना और आखिर में फाइनल बॉस के रूप में अपने ही डैड से टकराना। वो सोचता है, डैड इतने स्ट्रांग कैसे बने? अगर वो इस सिचुएशन में होते तो क्या करते? शायद लड़की को बचाते। वो समय बर्बाद नहीं करता, पास रखा फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर मॉन्स्टर के सिर पर जोरदार वार करता है, धड़ाम। लेकिन फिर दिमाग में आता है, नॉन अवेकन्ड लोग मॉन्स्टर को डिफीट नहीं कर सकते, मतलब ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। और तभी सब फ्रीज हो जाता है, मॉन्स्टर, लड़की, पूरी क्लास, सब जड़ हो जाते हैं, जैसे टाइम रुक गया हो। उसके सामने साफ नोटिफिकेशन पैनल उभर आता है, सीक्रेट क्वेस्ट, करेज ऑफ द पावरलेस। फिर दूसरा पैनल, यू कैन बिकम अ प्लेयर, एक्सेप्ट और डिक्लाइन। संगसू का दिल तेजी से धड़क रहा है, दिमाग में बस एक ही ख्याल, ये मेरे ड्रीम जैसा ही है, और अगर सच में है तो बचने के लिए मुझे ये ऑफर एक्सेप्ट करना ही होगा। और बिना और सोचे वो एक्सेप्ट दबा देता है। साथ ही क्वेस्ट रिवॉर्ड मिलता है, ग्रैंड आर्क मेज का स्पेशल गिफ्ट एल-सिटी स्पेल, जो उसे किसी भी डिजीज, टॉक्सिन या जहर से इम्यून कर देता है। पैनल साफ कहता है, ये सपना नहीं है, ये रियलिटी है, बस एक लाइफ है, मर गए तो सच में मर जाओगे। प्रोफाइल खुलता है, लेवल 1 बिगिनर, पहला क्वेस्ट, ट्यूटोरियल पास करो लेवल अप के लिए। तभी मॉन्स्टर हिलने लगता है, सर के ऊपर नाम लिखा आता है, नॉन अवेकन्ड मिस्ट 1 और अवेकन्ड मिस्ट 1, डी रैंक। सू समझ जाता है, उसको पहले नॉन अवेकन्ड वाले खत्म करने होंगे। वो मारना शुरू करता है, सिंगल पंच में उड़ जाते हैं। खुद ही शॉक, मैं इतना पावरफुल हूं। लेकिन डी रैंक वाले पे असर नहीं होता, वो सू को स्क्रैच कर देता है। सू घबराता है, अब मैं भी मॉन्स्टर बन जाऊंगा, लेकिन स्पेल एक्टिव होकर पॉइजन इफेक्ट्स खत्म कर देता है। सू सोचता है, डी रैंक है तो मैं शायद ई रैंक हूं, रैंक बढ़ाना पड़ेगा। वो क्वेस्ट रिवॉर्ड एक्सेप्ट करके स्ट्रेंथ बढ़ा लेता है 11 से 14 और फाइट जारी रखता है। फिर सारे पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डाल देता है। इस बार इतना पावर आ जाता है कि डी रैंक को सिंगल हैंडली हरा देता है। डिफीट के बाद नोटिफिकेशन आता है, क्वेस्ट कंप्लीट। सो खुश, अब मैं अपने पावर से लोगों की मदद कर सकता हूं। लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है, देखता है सी रैंक अवेकन मिस्ट 1 आ रहा है, हाथ में वेपन। वो इतना हैवी ब्लो मारता है कि स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है और सीन कट। तो भाई सीन कट होता है दूसरी साइड, वहां मिलिट्री खड़ी है, लेकिन सिचुएशन टाइट है। सिंह की नेशनल आर्ट यूनिवर्सिटी का गेट खुल चुका है, डंजन ब्रेक हो गया है, लोग दहशत में भाग रहे हैं, इमरजेंसी इवैक्यूएशन चल रहा है। हंटर्स की सख्त जरूरत है, वरना ये जगह कचरे का ढेर बन जाएगी। लेकिन यहाँ रियलिटी ये है कि मॉन्स्टर्स के सामने मिलिट्री बिल्कुल बेकार है, बस खड़े खड़े देख रहे हैं, जैसे बोल रहे हो, हम कुछ नहीं कर सकते भाई, बस देखो और प्रे करो। सब इंतजार कर रहे हैं कि हंटर एसोसिएशन वाले अपने हंटर्स कब भेजेंगे। कट बैक टू सू।
बंदा पूरी तरह स्ट्रगल कर रहा है। सामने जो मॉन्स्टर खड़ा है उसका रैंक, उसका ऑरा, उसका वेपन सब देखकर साफ लग रहा है कि ये पिछली बार जिसको हराया था उससे कई गुना खतरनाक है। सू सोचता है अभी तो लेवल अप किया है, शायद लड़ पाऊं। लेकिन ये सोच पूरी होते उससे पहले ही मॉन्स्टर एक हैवी स्लैश मार देता है। किस्मत से बच जाता है, वरना वहीं खत्म। मॉन्स्टर बिना ब्रेक अटैक पे अटैक किए जा रहा है और सू बस किसी तरह डॉज कर रहा है। फिर उसे समझ आता है कि सीधा सीधा ये लड़ाई मेरे बस की नहीं है, भागना ही पड़ेगा। बोलता है अवेकन बंदे होते हैं किसी वजह से, सिंह के हंटर्स कहाँ हैं यार, जब तक वो आते हैं मुझे होल्ड करना होगा। लेकिन तभी मॉन्स्टर रुकता है, विंडो की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि अंदर कुछ लड़कियां हैं। सीधा विंडो तोड़कर उन पर अटैक करने निकल पड़ता है। ये देखकर सू तुरंत विंडो से कूदता है और बोलता है मेरे पास हंटर का इंतजार करने का टाइम नहीं है, कुछ करना ही होगा। सू एक जबरदस्त किक मारता है, मॉन्स्टर रुकता है लेकिन फिर से वेपन उठाकर आता है। सू समझ जाता है अगर इस वेपन से एक हिट लगी तो गेम ओवर। फिर भी लड़ने की कोशिश करता है, पंच कट सब मारता है लेकिन कोई असर नहीं। और तभी मॉन्स्टर अपने वेपन से एक हैवी स्लैश मारता है। सू नीचे गिर जाता है, हैवी ब्लीडिंग शुरू। स्क्रीन पर बस 1 एचपी बचा हुआ है। सोचता है किस्मत वाला हूं कि जिंदा हूं। मॉन्स्टर फिर से किल फिनिश करने के लिए बढ़ता है। सू की हालत खस्ता। तभी आसमान में क्रैक दिखने लगता है। क्रैक बड़ा होता जाता है और अचानक टूट जाता है। मॉन्स्टर सू को मार नहीं वाला होता है लेकिन अगले ही पल उसको टुकड़ों में काट दिया जाता है। सीन बदलता है और बाकी एरिया के सारे मॉन्स्टर्स भी अपने आप मरते जा रहे हैं। कोई एक बंदा आया है जो पूरे एरिया में सिंगल हैंडेडली सबको काट पीट के खत्म कर रहा है। किसी का सर उड़ रहा है, किसी का हाथ, किसी का पैर, मतलब ब्रूटल। वो बंदा अपने एबिलिटी से चारों तरफ जितने लोग जख्मी हैं सबको हील कर देता है। कैमरा जूम इन करता है और भाई वो कोई और नहीं, बेरू है। बेरू एंट्री मारता है और सीधा सू के सामने आकर झुकता है। याद रखना, बेरू ही वो है जिसने सबको बचाया, सारे मॉन्स्टर्स डिफीट किए और सू को भी बचाया। झुकते हुए बोलता है बहुत टाइम हो गया माय यंग मोनार्क। और यहीं पे वीडियो एंड। बेरू वापस आ चुका है। लास्ट टाइम जब सू और बेरू मिले थे तब सू एकदम छोटा मोटा था और उसके बेरू से जुड़े सारे मेमोरीज मिटा दिए गए थे। बचपन से सू बेरू का फैन था, अपना आइडियल मानता था। अब दोनों की रीयूनियन होने वाली है। आज की कहानी शुरू होती है सू की स्टडी से, जहां वो सपना देख रहा है। सपने में वो अपने बचपन में है, शैडो आर्मी और बेरू की ड्राइंग बना रहा है। अचानक सामने से बेरू आता है, एप्रेंट पहने हुए, उसकी ड्राइंग देखता है और बोलता है यंग मोनार्क, आपने मुझे बनाया। और फिर भाई इतना इमोशनल हो जाता है कि वही रोने लगता है। आई एम सो टच्ड, पूरी तरह ड्रामा मोड ऑन। अचानक सू की आंख खुलती है, वो हॉस्पिटल में है। तभी फोन बजता है। सामने वाला गुस्से में पूछ रहा है ये अचानक का डिजास्टर क्या था, तू ठीक है ना, चोट तो नहीं लगी? फिर कहता है कि लगता है तेरे साथ नए बॉडीगार्ड लगाने पड़ेंगे, लेकिन सू मना कर देता है, नहीं अंकल इसकी जरूरत नहीं। यहाँ साफ हो जाता है कि सू के पेरेंट्स नहीं हैं। शायद ये अंकल जिन हो हैं, लेकिन नाम अभी तक कंफर्म नहीं है। सू को पता चलता है कि होश में आने तक 2 दिन बीत चुके थे। वो टीवी ऑन करता है, न्यूज़ में रिपोर्ट चल रही है, कोरियन आर्ट नेशनल यूनिवर्सिटी वाला हादसा। गवर्नमेंट भी अब एक्टिव हो गई है। न्यूज़ वाले बता रहे हैं कि मिस्ट 1 जैसे मॉन्स्टर्स इंसानों को स्क्रैच करके डीमन बना सकते हैं। हंटर्स जब तक पहुंचे कई लोग मारे जा चुके थे और उनका रिस्पॉन्स भी बहुत लेट था। लेकिन असली मिस्ट्री ये थी कि जब हंटर्स पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारे मिस्ट 1 और डीमंस पहले से मरे हुए थे। किसी को समझ नहीं आया कि ये किया किसने, लेकिन हमें पता है बेरू भाई ने अकेले सबका सफाया कर दिया था। सू ये सब सुनकर सोचता है कि तो ये सपना नहीं था। वो अपना प्रोफाइल चेक करता है, लेवल 5 स्टैट्स बढ़ चुके थे। लेकिन फिर सवाल कि मैं सी रैंक अवेकिन से लड़के घायल हुआ था, फिर बचा कैसे? तभी कमरे के कोने से आवाज आती है, क्योंकि मैं बेरू सब डीमंस को खत्म कर चुका हूं। सूनी जी देखता है फ्लोर पर शैडो और वहां खड़ा बेरू कहता है बहुत टाइम बाद यंग मोनार्क। फिर ड्रामेटिक अंदाज में बोलता है आप कितने शानदार लग रहे हैं, मैं तो इमोशंस से भर गया। सू हैरान है क्योंकि उसकी सारी मेमोरीज सील्ड थीं और उसे बेरू के बारे में कुछ याद नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे दिमाग में पुराने टुकड़े जुड़ने लगते हैं। वो कहता है कि मैं इस एंट को जानता हूँ, ये मेरे साथ बचपन में था। फिर सोच में पड़ जाता है कि मैं इसको इतने टाइम से कैसे भूल गया। बेरू बताता है कि वो अलग अलग डायमेंशंस क्रॉस करके सिर्फ उससे मिलने आया है। सू इस बात से और भी स्टंट हो जाता है, जवाब भी नहीं देता, बस अपने सवालों में उलझा रहता है। आखिर में वो बेरू से कहता है कि हाँ मुझे और भी चीज़ें याद हैं, और ये भी कि इस एंट का साइज़ कभी छोटा मोटा नहीं था। बेरू बताता है कि उसने बहुत मैजिकल पावर खर्च करके डायमेंशन क्रॉस किया, सिर्फ यंग मोनार्क से मिलने के लिए।
तो सीन शुरू होता है बेरू के साथ, जो इस वक्त थोड़े छोटे और कमजोर दिख रहे हैं और वजह भी साफ है। भाई ने अलग अलग डायमेंशंस क्रॉस करते हुए इतना मैजिकल पावर खर्च कर दिया कि अब फुल फॉर्म में नहीं रह पाया। खुद ही बोलता है कि हाँ, दिखने में भले ही मैं छोटा लग रहा हूँ लेकिन पावर में अब भी खतरनाक हो। लेकिन मजा तब आता है जब सू का सिस्टम बेरू का रैंक दिखाता है, मिनियन रैंक लेवल 1। सू तो हंसते हुए बोल देता है, अरे तेरी तो मिनियन रैंक है लेवल 1। और बेरू एकदम बुरा मानकर गुस्से में, क्या सिस्टम की इतनी हिम्मत। इसके बाद पता चलता है कि सू की रिकवरी में बेरू का बड़ा हाथ था। उसने ही उसे हील किया था और असली वजह जिसके लिए बेरू यहाँ आया था वो थी सू का सील तोड़ना। लेकिन जब वो पहुंचा तब तक सू खुद ही अपना सील तोड़ चुका था, जो देखकर बेरू सच में इंप्रेस हो गया। सू कंफ्यूज होकर पूछता है कि ये सील क्या है, क्या ये मेरे सपनों से जुड़ा है। और तभी बेरू खुलासा करता है कि जो सीन सू को हमेशा सपना लगता था वो सपना नहीं था, वो असल में हुआ था। और उस टाइम सू बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। यही चीज हमने पहले सोलो लेवलिंग सीजन 4 में देख चुके हैं। फिर बेरू धीरे धीरे सब सच्चाई बताने लगता है। वो बताता है कि ग्रेट शैडो मोनार्क संग जिन हो ने खुद सू की मेमोरी और पावर को सील किया था ताकि सू एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ जी सके। ये सुनकर सू शॉक में, रुको, मतलब मेरे डैड जो घर छोड़कर चले गए वो तुम्हारे साथ कनेक्टेड हैं? बेरू बोलता है कि नहीं, वो घर छोड़ के नहीं गए हैं, वो तो यूनिवर्स में है, अकेले वॉर लड़ रहे हैं। बेरू एक्सप्लेन करता है कि संग जिन हो सिंगल हैंडली उन लोगों से लड़ रहे हैं जो इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये दुश्मन आउट यूनिवर्स के गॉड्स हैं जिन्हें ईटरिम कहा जाता है। और ये ईटरिम अपने सोल्जर्स यानी अपोस्टल्स को भेज रहे हैं दुनिया को कॉन्क्वर करने के लिए। संग जिन हो वहाँ यूनिवर्स में अकेले इन सब से लड़ रहे हैं ताकि हमारी दुनिया सेफ रहे। बेरू खुद भी उसी वॉर का हिस्सा था, लेकिन यहाँ आने के लिए उसे गिनती से बाहर दुश्मनों से भिड़ना पड़ा और उसी में उसका पावर खर्च हो गया। अब ये जो 3 साल से हमारी दुनिया में गेट्स ओपन हो रहे हैं और डीमंस आ रहे हैं, ये सब उसी यूनिवर्स वॉर का असर है। सू सोचता है कि क्या उसकी माँ भी जिन्हों के साथ गई थी, लेकिन बेरू कहता है कि नहीं। तब सू बताता है कि डैड के जाने के बाद उसकी माँ भी मिसिंग हो गई थी। ये सुनकर बेरू भी चौंक जाता है और शक करता है कि शायद ईटारिम के अपोस्टल्स ने कोई ट्रैप बिछाया होगा। सू गुस्से में कहता है कि तो ईटारिम ही वजह है कि मेरे पेरेंट्स वापस नहीं आए। बेरू पूछता है कि क्या तुम अपने पेरेंट्स से मिलना चाहते हो? और सू बिना हिचक, ऑफ कोर्स, साल हो गए, मैं अकेला हूं। लेकिन फिर बेरू क्लियर कर देता है कि जिन्हों तो यहाँ आ नहीं सकते क्योंकि वो वॉर में फंसे हैं। तो एक ही रास्ता है, सू को खुद स्ट्रांग बने और अपनी माँ को ढूंढे। इसके लिए बेरू से एक चाबी दिखाता है और कहता है चलो लेवल अप करते हैं। उसी वक्त सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होता है, ट्रायल ऑफ शैडोज, जिसमें लिखा है कि सू ग्रेट मोनार्क का बेटा है, लेकिन उसका पावर सील्ड है और उसे इस डंजन में अपना वर्थ प्रूव करना होगा। ये डंजन है शैडो डंजन, जहां सिर्फ शैडो आर्मी रहती है। अंदर जाने के लिए उसे इस चाबी को अपने शैडो में डालना होगा। सू जैसे ही चाबी डालता है सामने एक गेट खुल जाता है और वो हैरान रह जाता है। बेरू कहता है ये पावर तुम्हारी ही है, जाओ और इसे क्लेम करो। सू अब भी थोड़ा कंफ्यूज है। गॉड्स के साथ वॉर, शैडो मोनार्क, ये सब अभी भी सपना जैसा लग रहा है, लेकिन अंदर से वो ठान लेता है कि अगर स्ट्रांग बनकर वो अपने पेरेंट्स से मिल सकता है तो वो किसी भी हद तक लेवल अप करेगा। और यहीं पर हमें एक फ्लैशबैक दिखता है। दूसरे डायमेंशन में बेरूप और सांग जिन्हों बेरू को परमिशन देते हैं कि वो यंग मोनार्क का सील तोड़ दे। बेरू पूछता है, आप सच में चाहते हैं कि मैं सील तोड़ दूं? और जिन्हों बिना झिझक हाँ, सील तोड़ दो और उसे अर्थ को बचाने दो। तो हुआ ये कि सांग जिन्हों ने खुद बेरू को भेजा था एक ही मिशन के साथ, सुहू के पास जाकर उसका सील तोड़ना। अब दोनों डंजन के अंदर पहुंचते हैं और बेरू चारों तरफ देखता हुआ कहता है, वेलकम टू द लैंड ऑफ द डेड। यहां ओनर की परमिशन के बिना कोई घुस नहीं सकता। सू भी चारों तरफ देखता है और बोलता है, पता नहीं क्यों पर ये जगह मुझे जानी पहचानी लग रही है। तभी सामने सिस्टम पैनल खुलता है। क्लियर मैसेज, शैडो डंजन के रेजिडेंट तुम्हें कभी अपना ओनर नहीं मानेंगे क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। अपना वर्थ साबित करो, 4 घंटे तक सरवाइव करो। और बूम, मिशन स्टार्ट। बेरू कहता है, हमेशा अलर्ट रहना। सू कुछ सोच ही रहा था कि अचानक पीछे से एक गॉब्लिन छलांग मारता है, लेकिन भाई बिना पसीना बहाए एक ही शॉट में उसको गिरा देता है। नाम आता है गॉब्लिन स्काउट। सू समझ जाता है स्काउट है मतलब इसके साथी भी आने वाले हैं, तो टाइम से पहले निपटा देना चाहिए। वो गॉब्लिन का हथियार छीनकर इतना जोरदार वार करता है कि एक ही हिट में खत्म। फिर एक और गॉब्लिन आता है, लेकिन ये चालाक है, सिग्नल देकर पूरी टीम बुला लेता है। अब आते हैं गॉब्लिन सेंचुरियन, गॉब्लिन टेक्यूरियन और बाकी पूरी आर्मी। सू मजाक में बेंच से कहता है, तू मदद के लिए यहां है ना? बेरू सीधा जवाब, नहीं, मैं नहीं कर सकता। मेरा ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, माना खत्म हो चुका है, और अगर मैं लड़ा तो तेरे पॉइंट्स कट जाएंगे। सू एकदम झल्लाकर, तो मतलब फाइट में तो किसी काम का नहीं। अब चारों तरफ गॉब्लिन्स का सैलाब और सो खुद को रेडी करता है। वो रूलर्स अथॉरिटी यूज करके अपना हथियार बुला लेता है और भाई जो पेलम पल्स शुरू हुआ उसकी फाइट देखकर सच में सांग जिन हो की याद आ गई। गॉब्लिन्स अटैक पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन सो एक एक करके काट रहा है। आर्चर आया तो उसका हथियार छीना, उसी से खत्म किया। बेरू साइड से देख रहा है, शॉक और इंप्रेस्ड
यंग मोनार्क, बढ़िया कर रहे हो। उसे बचपन की याद आ रही थी जब सो ने पहली बार रूलर्स अथॉरिटी एक्टिवेट की थी। अब सू फुल रिदम में है, गॉब्लिन्स को ऐसे काट रहा है जैसे कीड़े मकोड़े हों और साथ में लेवल भी अप हो रहा है। लेकिन तभी एक चालाक गॉब्लिन पीछे से वार करता है, स्टैब। सू दर्द से बोलता है, इट हर्ट्स। फिर गुस्से में उसी हथियार से एक ही शॉट में उसको उड़ा देता है। और तभी सामने आता है लीडर। लीडर की एंट्री भारी थी, लेकिन सो ने रे मोड ऑन किया, एक ही बार में लीडर को खत्म। जैसे ही लीडर गिरा, बाकी सोल्जर्स के हौसले टूट गए, लेकिन फाइट रुकने वाली नहीं थी। 4 घंटे का टाइमर अभी भी चल रहा था। एचपी धीरे धीरे घट रहा था, पसीना बह रहा था, लेकिन सो मजे ले रहा था। ये लड़ाई वो एंजॉय कर रहा था। 4 घंटे की इस मैराथन फाइट में उसने एक नई स्किल भी सीख ली, रेजिलियंस, जिससे डिफेंस 20% बूस्ट हो गया। आखिरकार सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करके उसने मिशन क्लियर कर दिया। रिवॉर्ड, रून स्टोन शैडो एक्सट्रैक्शन। मतलब अब वो भी जिन्हों की तरह किसी को मारकर उसका शैडो निकाल सकता था। सो ये पढ़कर मुस्कुराया, तो मैं लोगों के शैडो भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं? सिस्टम ने लिखा, रून स्टोन तोड़कर एक्सेप्ट करो। उसने बोला, ठीक है, एक्सेप्ट करता हूं, और बूम, शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल अनलॉक। अब वो कॉप्स के सामने खड़ा है, सोच रहा है किसका शैडो निकालूं। बेरू कहता है, एक स्पेसिफिक कमांड बोलनी पड़ेगी तभी शैडो एक्सट्रैक्ट होगा। सू सोच में डूब जाता है, कमांड कैसी हो? फिर खुद से बोलता है, अगर कमांड चुननी ही पड़ेगी तो सीधी डायरेक्ट कमांड होगी। सू खड़ा था कॉप्स के सामने, सोच रहा था कमांड क्या रखूं। फिर मुस्कुराया और बिना किसी को सिखाए अपने आप बोला, अराइज। जैसे ही ये शब्द निकला, जमीन से साया उठने लगा। जिस गॉब्लिन को उसने मारा था वो खड़ा हुआ, लेकिन अब उसका साइज और स्ट्रेंथ पहले से कम था। सू ने नोटिस किया तो बैरू ने समझाया, ऐसा ही होता है यंग मोनार्क, फर्क बस 19-20 का है, बाकी ज्यादा मायने नहीं रखता। मिशन पूरा होने के बाद भूख जैसे टूट पड़ी। 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। अच्छी बात यह थी कि इस डंजन से वो कभी भी बाहर आ जा सकते थे। तो दोनों बाहर निकले और सू ने खाना शुरू किया। खाते खाते बैरू ने प्लान समझाया, 3 मिशन हैं। पहला, इस दुनिया को बाहर के 20 से बचाना। सू ने सर उठाकर कहा, मतलब डंजन में जाना पड़ेगा, राइट? यस, डंजन में लड़ाई, 20 को हराना, तभी ये दुनिया सेफ होगी और तुम भी स्ट्रांग बनोगे। दूसरा मिशन, तुम्हें चेन को ढूंढना है जो कहीं गायब है। सू ने पूछा, कोई तरीका है जिससे मॉम का लोकेशन पता चले? बैरू ने कहा, 20 को मारते हुए हमको क्लूज मिलेंगे। तो हाँ, डंजन में जाना पड़ेगा 100%। तीसरा मिशन, तुम्हें अपना स्ट्रेंथ रीगेन करना होगा, तभी मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में लौट पाऊंगा और तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। बैरू की आवाज में गर्व था, तुम मुझे इस फॉर्म में देखकर अंडर एस्टिमेट मत करो यंग मोनार्क, असली पावर देखोगे तो बाकी मोनार्क्स भी कांपेंगे। लेकिन अभी के लिए बैरू सो की मैजिकल पावर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था। हमें फाइट करनी होगी, 20 को मारकर पावर लेना होगा, उसने कहा। कुल मिलाकर नतीजा एक ही था, सो को डंजन में जाना पड़ेगा, लेकिन पहले उसे एक ऑफिशियल हंटर बनना होगा। जब टेस्ट हुआ तो पावर लेवल आया 46, रैंक ई, बिल्कुल अपने पिता की तरह। सो के चेहरे पर मायूसी, ई रैंक हंटर, नो वे। बैरू ने समझाया, रैंक मैजिकल पावर से तय होता है, तुम्हारे पास मैजिक कम है, इसलिए रैंक भी कम है। ई रैंक होने के कारण सीधा डंजन पार्टी में नहीं जा सकता था, लेकिन एक रास्ता था, माइनिंग टीम में ज्वाइन हो जाओ। सो ने ज्वाइन किया और अंदर पहुंचते ही मिला अपने आर्ट इंस्ट्रक्टर लिम डक्यून से, जो खुद भी ई रैंक था। डक्यून ने माफी मांगी, उस दिन मिस्ट मॉन्स्टर देखकर मदद नहीं कर पाया। सू ने कहा, ठीक है, ई रैंक हंटर की भी लिमिट होती है। काम शुरू हुआ। डंजन में ढेर सारे वुल्फ्स को मारने के बाद हंटर्स बोले, ये डंजन तो खाली है, फायदा कुछ नहीं। तभी एक हंटर को एक रास्ता दिखा, अजीब सी वाइब, जैसे किसी और दुनिया का दरवाजा। अंदर गया तो वहां एक तलवार थी, जमीन में धंसी हुई। बाकी हंटर्स बोले, ट्रैप हो सकता है, लेकिन सी रैंक हंटर किम यांग जिन हंसा, मैं संभाल लूंगा। उसने तलवार छुई और सब बदल गया, मानो कोई उसे देख रहा हो, मानो चारों तरफ एक अलग डोमेन बन गया हो। उसकी आंखों में अजीब चमक, चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। उसने सो को उठाकर कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई फैंग मोनार्क की तलवार लेने की? वो जैसे पजेस हो चुका था और उसे एक ही ऑर्डर मिल रहा था, किल। कुछ ही पलों में माहौल नरक में बदल गया। हर एक हंटर को एक एक करके बेरहमी से मारता गया। तलवार से खून टपक रहा था और उसकी आंखों में बस वही सिग्नल चमक रहा था। और इस पूरे डिजास्टर का ऑरा सो ने महसूस किया। अब आगे वो क्या करेगा, ये रहस्य अगले। और सो अपने गॉब्लिन शैडो से क्रिस्टल करेक्ट करवा रहा है। मनीमन नोटिस करती है कि सो की समनिंग पावर नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो 3 से ज्यादा गॉब्लिन कंट्रोल कर रहा है। सो खुद सोचता है कि यहाँ कॉर्प्स नहीं है, इसलिए शैडो एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी ठीक है। बेरू को ये छोटे मोटे काम करने में मजा नहीं आ रहा,
लेकिन सो समझाता है कि ये प्रोसेस बहुत काम का है। तभी बेरू अचानक रुकता है और कहता है कि उसे एक भारी प्रेशर महसूस हो रहा है, एक मोनार्क का। सो चौंक जाता है, सोचता है कि क्या यहाँ उसके लेवल का कोई आ चुका है। लेकिन बेरू बताता है कि हर मोनार्क एक जैसा नहीं होता और ये मोनार्क बीस्ट का स्मेल है। सीन बदलते ही हम देखते हैं कि फ्रंट लाइन पर मॉन्स्टर वुल्फ क्रिएचर्स माइनिंग टीम पर टूट पड़ते हैं। एक बंदा अपने माइनिंग टूल से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वुल्फ उसे चबा डालता है और उसकी जान खतरे में आ जाती है। उसी वक्त सो एंट्री मारता है, उसे धक्का देकर बचा लेता है। उसके पास कोई हथियार नहीं, बस माइनिंग टूल है, और वो अकेला 3 वुल्फ्स के सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर साफ लिखा है रेज मोड ऑन। सो की नज़र सामने के वुल्फ पर जाती है, नाम आता है स्टील फैंग लाइकन। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है उसका नेम कलर, ऑरेंज। सो तुरंत कैलकुलेट करता है कि ऑरेंज का मतलब है ये उसी लेवल का है जैसे वो डी रैंक मिस्ड बॉन्ड जिसे उसने पहले हराया था। मतलब क्लियर है, इसे हराना मुमकिन है। तभी उसके पीछे से उसका आर्ट इंस्ट्रक्टर यांग आता है, बोलता है मैं भी फाइट करूंगा, लेकिन सो सीधा मना कर देता है, तुम भाग सकते हो, निकल जाओ। यांग हिलता भी नहीं, कहता है तुम अकेले सबको नहीं बचा पाओगे, इस बार मैं भागने वाला नहीं। सो मुस्कुराता है, बोलता है ठीक है, जब मैं सच में डेंजर में हूं तब मदद के लिए आना। ये बोलते ही सो 3 और गॉब्लिन समन कर देता है। यांग की आंखें फैल जाती हैं, 3 और। सो इन्वेंट्री खोलता है और उस वेपन को निकालता है जो उसने एक गॉब्लिन को हराने के बाद पाया था। यांग हैरान, ये वेपन भी समन कर सकता है, ये कैसी स्किल है। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टील फैंग लाइकन पर रश करता है और एक सिंगल शॉट में एक लाइकन को गिरा देता है। जैसे ही वो गिरता है सामने 2 और आ जाते हैं। सो तुरंत बोलता है अराइज, और जिस लाइकन को उसने अभी मारा था उसका शैडो उठकर उसकी आर्मी में शामिल हो जाता है। अब सो खुद स्टील फैंग लाइकन से भिड़ रहा है और दूसरा लाइकन उसका शैडो संभाल रहा है। माइनिंग टीम के लोग शॉक में, ये बंदा मॉन्स्टर को मारते ही उसको समन कर रहा है। बेरू खुद भी सोच रहा है कि यंग मोनार्क इतनी जल्दी अडॉप्ट कैसे कर रहा है। सो को ये सब चिटकोट जैसा लग रहा है और वो मन ही मन सोचता है अगर ऐसे चलता रहा तो मैं अपनी खुद की आर्मी खड़ी कर दूंगा। वो स्टील फैंग लाइकन को हरा के फिर बोलता है अराइज, और एक और शैडोज की टीम में जुड़ जाता है। ये सब देखकर यांग को शक होने लगता है, ये तो ई रैंक के लिए पॉसिबल ही नहीं है, और ऊपर से मॉन्स्टर्स के शैडोज को समन करना। यांग सीधे पूछ देता है क्या तुम फॉल्स रैंकर हो, अपना रैंक छुपा रहे हो। सो थोड़ा घबरा जाता है, सोचता है कि शायद उसने यहाँ सब कुछ ओपनली कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। वो जवाब देने ही वाला था कि अचानक सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है डिफीट द एनिमी। सो हैरान, मैंने तो सारे लाइकन्स मार दिए, फिर कौन बचा। तभी सामने से एक शख्स आता है, चुपचाप कुछ बोलता नहीं। ये वही हंटर है जिसने पहले सारे हंटर्स को मार डाला था, पजेस्ड हंटर। यांग उसे पहचान कर कहता है अरे तुम तो उसी पार्टी से हो जहां सारे हंटर्स गए थे, अच्छा हो तुम बच गए। और वो उसके पास जाकर बातें करने लगता है। सो उसे रोकने की कोशिश करता है, रुक जाओ खतरा है, लेकिन यांग कुछ सुनने से पहले ही पजेस्ड हंटर उस पर अटैक कर देता है। एक दमदार ब्लो उसके सर पर पड़ने ही वाला था कि सो बीच में आकर उसे धक्का देकर बचा लेता है। वो आदेश देता है वुल्फ स्क्वाड, और उसकी वुल्फ आर्मी तुरंत पजेस्ड हंटर पर टूट पड़ती है। सो यांग को बचाकर देखता है ये हंटर्स बार बार पजेस्ड क्यों हो रहे हैं। पहले भी एपिसोड 1 और 2 में ऐसा हुआ था। अब उसे क्लियर हो जाता है कि इस बार का केस मोनार्क लेवल है, फैंग ऑफ रकान पजेस्ड। सो नाम का कलर चेक करता है, रेड। रेड का मतलब ये बहुत स्ट्रांग है। उसे याद आता है कि आर्ट यूनिवर्सिटी में जब मिस्ट बॉन्ड आया था वो भी रेड लेवल का था और उसे वो खुद नहीं हरा पाया था, बेरू ने खत्म किया था। सो सोचता है रेड कलर मतलब इस बार भागना ऑप्शन नहीं है, हैंग को लेकर भी नहीं, क्योंकि ये हमें सीधा खत्म कर देगा। वो बेरू से पूछता है ये मोनार्क है। बेरू जवाब देता है इसके पास मोनार्क की पावर है लेकिन खुद मोनार्क नहीं है, लेकिन इतना पावरफुल है कि अभी तुम इसके सामने टिक नहीं पाओगे। सो बस हल्की सी स्माइल देता है, इन्वेंट्री खोलता है और कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। बेरू आगे बढ़कर पूछता है यंग मोनार्क क्या सोच रहे हो। सो की आंखों में हल्की सी चमक है, सिस्टम ने अभी बताया है सामने जो खड़ा है उसे हराना पड़ेगा अगर मुझे बचना है। अगर सिस्टम ने टारगेट सेट किया है तो मतलब जीतने का एक चांस है, और उससे भी ज्यादा मुझे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए और स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। इतना कहते ही सामने पजेस्ड हंटर एक ही स्लैश में सारे लाइकन्स को काट के रख देता है। सो अपने दिल में ठान लेता है इसको हराना ही पड़ेगा, यही रास्ता है स्ट्रांग बनने का। ये सीन देखकर बेरू को भी अपने पुराने मोनार्क की याद आ जाती है, इतनी मुश्किलों के बाद भी पीछे नहीं हटते, बिल्कुल जैसे जिनू। बेरू समझाता है कि इस मॉन्स्टर का असली फॉर्म उसकी तलवार है, अगर उसका हाथ काट दिया जाए तो तलवार अलग हो जाएगी और पोजीशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारी पावर वहीं से आ रही है। सो को स्ट्रैटेजी समझ आ जाती है। तभी वो नोटिस करता है कि जिन वुल्फ्स को मॉन्स्टर ने मारा था वो फिर से वापस आकर उसी पर टूट पड़ते हैं। बेरू एक्सप्लेन करता है कि शैडो सोल्जर्स के पास स्पिरिचुअल बॉडी होती है, जब तक तुम्हारे पास मना है वो रिकवर होते रहेंगे। लेकिन फिर सो देखता है कि पजेस्ड हंटर एक ही बार में सारे स्टील फैंग लाइकन्स को मिटा देता है। वो सोच में पड़ जाता है यह है शैडो सोल्जर्स की पावर, इतनी जल्दी खत्म। बेरू बताता है कि असली दिक्कत सो के कमजोर मना में है, इसलिए उसकी आर्मी भी कमजोर है, उन्हें लेवल अप करना होगा।
अचानक पजेस हंटर के जरिए मोनार्क बोलना शुरू करता है। इतना कमजोर इंसान शैडो मोनार्क की पावर कैसे यूज कर रहा है? सो का खून खौल उठता है। तू शैडो मोनार्क की ब्लड लाइन को कमजोर कह रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मॉन्स्टर हंसता है। ब्लड लाइन्स? मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ तुम्हारे जैसे से मुलाकात होगी। उसका गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाकर अपनी डरावनी ऑरा रिलीज करता है। ये वही फैंग मोनार्क का पुराना दुश्मन है जिसके बारे में सो पहले सुन चुका है। अब आगे वो क्या करेगा, ये रहस्य अगले हिस्से में खुलेगा।